आने वाली हूँ जीके के 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 9। इससे पहले मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और साथ ही अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी मैं जीके पढ़ाने वाली हूँ 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर, या फिर कोई भी जीके पढ़ाऊँगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ध्यान यही रखूँगी कि इससे ज़्यादा ही हो। वो जो भी जीके पढ़ाऊँगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अगर जाते हैं देन इन सारी जीके ये जो भी जनरल नॉलेज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरे ध्यान से पढ़िए भी और साथ ही याद भी कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। सो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष लोकसभा करता है। और हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। सो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि धन या वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। सो धन या वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है। सो केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण वित्त आयोग करता है। और हमारा प्रश्न संख्या पाँचवा है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों पर करता है। सो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 वर्ष पर करता है। और हमारा प्रश्न संख्या छठा है कि संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद कौन संसद की सभाओं में भाग ले सकता है। सो संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद अटॉर्नी जनरल संसद की सभाओं में भाग ले सकता है। और हमारा प्रश्न संख्या सातवां है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। सो योजना आयोग का अध्यक्ष भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होता है। और हमारा प्रश्न संख्या आठवां है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी कौन होते हैं। सो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी सचिव वित्त मंत्रालय होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 9वां है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे। और हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि भारत के 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। सो भारत के 10 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि अब्राहम किस दल के प्रत्याशी थे। सो अब्राहम रिपब्लिकन दल के प्रत्याशी थे। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। सो अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। सो अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस में प्रचलित व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। सो फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस में प्रचलित व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था अथवा सामंती व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि फ्रांस में किस तिथि को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सो फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि पार्लियामें क्या थी। सो पार्लियामें न्यायालय थी जिसमें 13 पार्लियामें की संख्या थी। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी शर्त ही कानून है।
किसने कहा था? सो मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कहा था लुई 14वां ने। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि टेले क्या था? सो टेले भूमिकर था, टेले भूमिकर था। और हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि वाल्टेयर किसका विरोधी था? सो वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। और हमारा प्रश्न संख्या 20 है कि फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक कौन था? सो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थक रूसो था। और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? सो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की है। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? सो कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 23वां है कि स्टेट्स जनरल की अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? सो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? सो मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है। और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? सो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्जट को कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजासियो में हुआ था, जो कि कोर्सिका द्वीप में है। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि इटली का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना है? सो इटली का एकीकरण 19वीं सदी की एक महान घटना है। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? सो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? सो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता है? सो रूस के शासक को जार कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि साधारण विधेयक क्या है? सो साधारण विधेयक मंत्रियों अथवा संसद के निजी सदस्यों द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 32 है कि 14वां संशोधन क्या था? सो 14वां संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ था और पांडिचेरी का संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। और हमारा प्रश्न संख्या 33 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? सो 28 सितंबर 1993 को इस आयोग का गठन हुआ। इसका मुख्य कार्य मानवाधिकार हनन को नियंत्रित करके नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है। और हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि पराक्रम पुरस्कार जीवन रक्षा पदक क्या है? स्पष्ट करें। सो डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 35वां है कि राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार क्या है? सो राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार 1961 ईस्वी से आरंभ भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि ऑस्कर पुरस्कार की व्याख्या करें। सो संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा वर्ष 1929 से प्रारंभ यह पुरस्कार मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित फिल्मों में के विविध विधाओं हेतु प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि जापान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सो जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मोलोवनिश सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि 1961 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम बताएं। सो 1961 में राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन को
मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर विधान चंद्र राय को भी 1961 में ही मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस क्या है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से फिराक गोरखपुरी को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने गुले नगमा नामक साहित्य लिखा था, जो कि उर्दू में था। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि 1974 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 1974 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से BN रेड्डी को सम्मानित किया गया था, जो कि प्रोड्यूसर तथा निर्देशक थे। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि 1963 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। 1963 ईस्वी में वर्गीस कुरियन को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि भारत में तबला वाद्य के प्रमुख वादक कौन कौन थे। भारत में तबला वाद्य के प्रमुख वादक अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, कंजीरा पिल्लई, पुद्दुकोट्टाई, दक्षिणा मूर्ति, गुद्दई महाराज, शफात अहमद खां थे। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है। पंचायतों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के तहत इस योजना के द्वारा रोजगार योजना का 20% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को जारी करना है। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि प्रथम 1 वर्षीय योजना क्या थी। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि प्रथम 1 वर्षीय योजना क्या थी। यह योजना पंचवर्षीय योजनाओं में से ही एक योजना थी, क्योंकि इसकी अवधि 1 वर्ष यानी 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 1997 तक थी, इसलिए यह 1 वर्षीय योजना कहलाई। इसमें 2137 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसका मुख्य उद्देश्य मशीन निर्माण क्षमता विकसित करना तथा राष्ट्रीय आय में 5% प्रति वर्ष वृद्धि करना था। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि राजकोषीय नीति का वर्णन करें। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय को वांछित दिशा में समायोजित करने का प्रयास करती है। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि झुका झंडा चिन्ह किसका प्रतीक है। झुका झंडा चिन्ह राष्ट्रीय शोक का संकेत है। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक पिरामिड है, जो कि गिज़ा में है। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि MS स्वामीनाथन का संबंध था। MS स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति से। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जाने जाते हैं।
और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ओ हयूम थे। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निश्चित किया गया है। सो शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निश्चित किया गया है 2100 कैलोरी। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि वर्तमान आर्थिक संकट को कैसे रोक सकते हैं। सो वर्तमान आर्थिक संकट को सरकारी नियमन, नियंत्रण एवं अधिक से अधिक विनियोग कर, रोजगार सृजन कर हम रोक सकते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या। सो भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या अधिक है। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि यदि RxY = 0 जब चर x और y के बीच स्वतंत्र होगा। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। सो सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। सो द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में घोषित की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि दंड आरेख है। सो दंड आरेख एक विमेय है। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि किस चर को आप खंडित मानेंगे। सो धात्र संख्या को हम खंडित मानेंगे। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। सो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यह है कि उत्पादन क्या किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए तथा उत्पादित वस्तुओं को कैसे वितरित किया जाए। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि किस अर्थव्यवस्था में मूल संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सो व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत धर्म तथा व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। सो उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने प्रस्तुत किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि मांग की लोच का मान होता है। सो मांग की लोच का मान धनात्मक होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। सो किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं। सुस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या है। सो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण साधनों की सीमितता तथा साधनों का अपूर्ण स्थापन है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। सो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। सो भारतीय इतिहास का गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। सो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। सो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। सो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। सो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। सो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य नया सिद्धांत जोड़ा था। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सो भारत में 1995 ईस्वी में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था।
और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। सो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। सो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सो प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। सो भारत में उपनिवेशवादी शासन के कारण राजनीतिक अस्थिरता थे। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। सो भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि भारत में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। सो मुस्लिम, सिख तथा ईसाई को भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि कभी कभी गैल्वेनोमीटर को सार द्वारा संतुलन की जाती है, क्यों। सो क्योंकि अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण नष्ट होने से बचाई जा सके। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि मीटर ब्रिज में कौन से तार प्रयोग में लाते हैं। सो मीटर ब्रिज में कॉन्स्टेंटीन तार प्रयोग में लाए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि संतुलन के लिए मीटर ब्रिज ही क्यों प्रयोग करते हैं। सो संतुलन के लिए मीटर ब्रिज इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि ह्यूमस मिट्टी किसे कहते हैं। सो मिट्टी की ऊपरी सतह जो कार्बनिक यौगिक की बनी होती है उसे ह्यूमस मिट्टी कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि सबसे अधिक जल अवशोषण क्षमता किस मिट्टी की होती है। सो सबसे अधिक जल अवशोषण क्षमता केवल मिट्टी की होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि मिट्टी किसका मुख्य स्रोत है। सो मिट्टी खनिज लवणों का मुख्य स्रोत है। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि अंडे का एल्बुमिन किस प्रकार का विलयन है। सो अंडे का एल्बुमिन द्रव स्नेही विलयन है। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि ऑर्सेनियस सल्फेट किस प्रकार का विलयन है। सो ऑर्सेनियस सल्फेट द्रवद्रोही विलयन है। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि कोलाइडल घोल स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं। सो कोलाइडल घोल कण तथा घोल के बीच द्विविद्युत स्तर के द्वारा प्राप्त करते हैं। कोलाइडल घोल स्थायित्व कण तथा घोल के बीच द्विविद्युत स्तर द्वारा प्राप्त करते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि डायलिसिस क्या है। सो कृत्रिम तरीके के द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना डायलिसिस कहलाता है।